राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो क्या है, रस क्रिया यानी कि अवलेह के बारे में आज हम इसमें बात करेंगे। तो क्या है, पर्याय है इसका लेह या अवलेह। परिचय देखो, स्वरस क्वाथ हिम आदि द्रव्यों को जब हम अग्नि पर पाक कर कर वह गाढ़ा हो जाए तो उसे स्टेनलेस स्टील के पात्र में रखकर मंदाग्नि पर पाक करने पर क्या हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, रसक्रिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद रसक्रिया कितने प्रकार की होती है? रसक्रिया 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रसक्रिया कितने प्रकार की है? 3 प्रकार के। कौन कौन सी? एक तो फाणित है, दूसरी लेह है, तीसरी घन है। फाणित क्या होते हैं? क्वाथ स्वरस हिम आदि द्रव्य जब मंदाग्नि पर पाक करते करते मधु के समान गाढ़ा हो जाए उसे क्या कहेंगे? हम फाणित कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लेह क्या होता है? क्वाथ स्वरस हिम आदि द्रव्य जब मंदा अग्नि पर पाक करते करते चटनी जैसा हो जाए उसे क्या कहेंगे? लेह कहा जाता है। उसके बाद क्या है आपका क्वाथ स्वरस घन। घन क्या होता है? क्वाथ स्वरस हिम आदि द्रव जब मंदाग्नि पर पाक करते करते इतना गाढ़ा हो जाए कि इसकी गोलियां बनाई जा सके तो वो क्या होता है? घन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ये तो रसक्रिया हो गई। ठीक है, रसक्रिया 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी हो गई? फाड़ित हो गई, लेह हो गई और घन। तो फाड़ित क्या होता है? जब हम इतना स्वरस को इतना गाढ़ा कर ले कि वो मधु के समान गाढ़ा हो जाए, वो हो गया फाड़ित। ठीक है, लेह क्या होता है? जब उसे चटनी के जैसा हो जाए, चाटा जा सके, वो क्या हो गया? लेह। जो हमारा इतना गाढ़ा हो जाए कि उसकी गोलियां बन जाए वो क्या हो गया? हमारा घन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अवलेह लेह कल्पना। अवलेह की लेह की निरुक्ति क्या होती है? लीह आस्वादनीय धातु से लेह शब्द बनाए, अर्थात जिसे चाटकर, धातु शब्द से बनता है। ठीक है, धातु से लेह बनता है। लिह आस्वादेन यानी कि जिसे चाटकर, भोजन पदार्थ जिसे चाटकर खाया जाए वो क्या हो गया? अवलेह हो गया या लेह। लेह की परिभाषा देखो क्या है? क्वाथ आदि नाम पुनः पाकाद घनत्व सा रसक्रिया सौ अवलेहश्च लेह स्याद। ठीक है, स्वलेह लेश्च तन्मात्र कर्ष सम्मिता। ठीक है, ये द्रव्य यादव जी ने दिया। ठीक है, ये क्वाथ आदि नाम पुनः पाकाद घनत्व सा रसक्रिया। ठीक है, सौ अवलेहश्च लेहश्च तन्मात्रा सर्प कर्ष सम्मिता। ठीक है, तो क्या है कि क्वाथ स्वरस हिम आदि द्रव्यों को किसी भी स्टेनलेस स्टील के पात्र में रखकर मंदा अग्नि पर पाक कर गाढ़ा चटनी के जैसा हो जाए, चटनी के जैसा कर लेने को अवलेह या लेह कहते हैं। अवलेह पाक की परीक्षा, तो अवलेह पात्र की परीक्षा क्या है कि सुपक्वे तंतुमत्वम स्याद अवलेहो अपसु स्थिरत्वम मज्जति स्थिरत्वम पीड़िते मुग्धा गंध वर्णसरद रसो उद्भव। यानी कि अवलेह को अच्छी तरह तक पाक करा जाए तो तंतुदार होकर गिरता है, यानी कि कचली से गिरता है। अवलेह जब अच्छी तरह से पाक हो जाएगा तो वो कैसे? तंतुदार होकर गिरेगा। तो इसमें वर्ड है तंतुमत्वम, तो उसका अर्थ क्या है कि वो तंतु कचली से, चाशनी से तार की तरह गिरेगा। ठीक है, तंतु मतवम का ये अर्थ है। ठीक है, किसी पात्र में ठंडा जल भरकर, तो जले निमज्जतम अपुसमज्जतम क्या है कि किसी पात्र में ठंडा जल भरकर उसमें अवलेह डालने से वह डूब जाता है और फैलता नहीं है। ठीक है, क्या होगा? जब हम किसी भी पानी युक्त में हमने कटोरी ले ली, कटोरी में पानी भरा, उसमें डाला वो फांट, तो वो क्या होगा? वो फैलेगा नहीं। ठीक है, और डूब जाएगा नीचे। खरत्व यानी कि चूने से कुछ कड़ा हो जाएगा, यानी कि स्थिरत्वम चूने से कुछ कड़ा हो जाएगा। ठीक है, अंगुली मुद्रा यानी कि अंगुली से दबाने पर उस पर अंगुली के निशान बन जाएंगे। ठीक है, अंगुली मुद्रा क्या हुआ कि उस पर उंगली के निशान बन जाएंगे। नेक्स्ट देखो, जिस द्रव्य का अवलेह बनाया जाता है, हम किसी भी द्रव्य का अवलेह बनाते हैं तो उसका गंध वर्ण रस अवलेह में आ जाता है। तो क्या है? गंधो दवम
वर्णोद्भवम और रसोद्भवम। क्या है कि उसका गंध, वर्ण और रस तीनों किस में आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, 7 पॉइंट हो गए। पहला कि तंतु जब हम उसे करछली से छानते हैं तो वो तार बनकर नीचे गिरता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया जले जले निमज्जते, यानी कि जब हम उसे किसी भी जल के बड़े पात्र में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा ना, और ना ही फैलेगा। तीसरा पॉइंट है स्थिरत्वम, वो स्थिर चूने से भी कड़ा हो जाएगा। चौथा पॉइंट है आपका अंगुली मुद्रा, जब हम उसे उंगलियों से दबाएंगे तो जो अंगुली की निशान होते हैं वो उस पे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या हुआ आपका, पांचवा गंधोदक, वर्णोदक, रसोदक, मतलब जो उसकी गंध होगी, वर्ण होगा, रस होगा, उसका अवलेह उसमें आ जाएगा। उसके जिस द्रव का हम अवलेह बनाते हैं उसका गंध हो, वर्ण हो, रस हो, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अवलेह में प्रक्षेप द्रव। अगर हम अवलेह के प्रक्षेप द्रव्यों की बात करें तो क्या है कि 2 गुना गुड़, 2 गुना शर्करा, 4 गुना और जल भी 4 गुना क्वाथादि द्रव में। ठीक है, क्वाथादि द्रव में क्या करेंगे हम, गुड़ 2 गुना लेंगे, शर्करा 2 गुना लेंगे और जल कितना, शर्करा कितना लेंगे, 4 गुना लेंगे, और जल कितना लेंगे, वो भी 4 गुना लेंगे। फिर प्रक्षेप द्रव्यों का अग्नि पर पाक नहीं करना चाहिए। कभी भी हम इन्हें प्रक्षेप द्रव्यों का अग्नि पर पाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाशनी अग्नि से क्या होता है, चाशनी अग्नि से उतरकर ठंडी होने के पश्चात ही उसमें प्रक्षेप द्रव्यों को मिलाना चाहिए। कभी भी अग्नि में हमें प्रक्षेप द्रव्य नहीं मिलाना चाहिए, और ना ही कढ़ाई से तुरंत उतार कर मिलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अवलेह की मात्रा। अगर हम अवलेह की मात्रा की बात करें तो आचार्य शारंगधर ने और यादव जी ने दोनों अलग अलग दी है। तो आचार्य शारंगधर ने जो दी है वो 1 पल यानी कि 48 ग्राम्स दी है। ठीक है, और यादव जी ने 1 कर्ण यानी कि 12 ग्राम बताई है। ठीक है, 1 तोला या 1 कर्ण 12 ग्राम बताई है। ठीक है, अब इसका अनुपान क्या हुआ, ये तो हो गया इतनी बात। अब इसका अनुपान क्या है, तो इसका अनुपान है, अवलेह का अनुपान क्या होता है, आचार्य शारंगधर के अनुसार दूध है, इक्षुरस है, यूष है, पंचमूली कषाय है, वासाक्वाथ है, या यथा योग अनुसार लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट देखो कि आचार्य यादव जी ने जो बताया वो क्या है, जल है, फल है आदि को ही अवलेह का अनुपान बताया है। ठीक है, जल को बताया है, अवलेह को बताया है, वो सॉरी फल को बताया है, इन्हीं को बताया। अब इसमें नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं हम, वासा अवलेह की। ठीक है, वासा अवलेह किसने दिया, हमारे भेषज रत्नावली ने दिया है। रोग अधिकार क्या है इसका, कास है। ठीक है, वासा अवलेह में हम लेते क्या क्या है, देखो घटक द्रव्य की बात करें तो वासकस्य रस प्रथमम, मानिका, सिता शर्करा, पिपलिया द्विपलम, तावत सर्पृष्टः पच्यते। क्या है, वासा स्वरस लेंगे, वासा अवलेह है तो हम वासा का स्वरस लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लेंगे हम, सिता यानी कि शर्करा लेंगे या मिश्री लेंगे। ठीक है, क्वांटिटी अभी बता रही हूँ, पहले नाम बता दूँ, गौघृत घी लेंगे। ठीक है, पीपली लेंगे और शहद लेंगे। ठीक है, तो वासा स्वरस जो है वो 1 प्रस्थ यानी कि, ठीक है, 1 प्रस्थ लेंगे। शर्करा कितनी लेंगे, शर्करा लेंगे 32 तोला। ठीक है, उसके बाद 6 तोला लेंगे, 1 प्रस्थ यानी कि 6 तोला। ठीक है, शर्करा कितनी लेंगे, 32 तोला। पीपली चूड़ कितना लेंगे, 8 तोले। ठीक है, 8 तोले लेंगे। गौघृत कितना लेंगे, 8 तोले। शहद कितना लेंगे, 32 तोले। तो शर्करा और शहद कितना लेंगे, 32 तोले। ठीक है, और दोनों जो मीठी चीज़ें वो 32 तोले। गौघृत 8 तोले और पीपली चूड़ 8 तोले और वासा स्वरस 1 प्रस्थ। ठीक है, 6 मिलीलीटर होगा, स्वरस है ना इसलिए 6 मिलीग्राम होगा। ठीक है, गलत हो गया। विधि क्या है हम, ठीक है, विधि क्या है, सर्वप्रथम वासा का पत्र का स्वरस निकालकर अथवा वासा पंचांग को चतुर्गुण कितना है, चतुर्गुण जल में 4 गुना जल में क्या करेंगे, पाक करेंगे। क्या करेंगे हम उसमें, पाक करेंगे। किसमें, चतुर्गुण जल में हम उसे पाक करेंगे। फिर क्या करेंगे, वासा पंचांग यानी कि 64 तोले जल 1 काड़क ने 7 क्वाथ कर लेंगे। क्या करेंगे, वासा पंचांग 64 तोले, अच्छा वासा पंचांग हम कितना है, इसका 64 तोले है। ठीक है,
वासा पंचांग 64 तोले उसमें जल लेकर एक आडक के साथ क्वाथ कर अवशेष क्वाथ 64 तोले ग्रहण करें। क्या करेंगे, वासा पंचांग को 64 तोले और उसमें क्या है, जल है, एक आडक के साथ हम क्या करेंगे, क्वाथ कर अवशेष क्वाथ 6 तोले 64 तोले ग्रहण करेंगे। इस क्वाथ को फिर हम क्या करेंगे, वस्त्रपुट करेंगे। ठीक है, वस्त्रपुट करें और 32 तोले चीनी मिलाकर, अब उसमें हमने चीनी डाल दी। ठीक है, जितनी थी उतनी डाल दी। ठीक है, 32 तोले चीनी डालकर और फिर क्या करेंगे, मिलाकर चाशनी करें। चाशनी कर ली, उसके बाद चाशनी हो जाए तो पीपली चूर्ण घृत मिलाकर उतार लेंगे। फिर उसमें पीपली चूर्ण और घृत मिलाकर उतार लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अवलेह ठंडा हो जाए तो उसे शहद मिलाकर किसी पात्र में रख देंगे। ठीक है, कांच के पात्र में रख देंगे। तो बात वही है कि हम वासा के पत्रों को लेंगे, उनका स्वरस लेकर उसमें हम क्या, चीनी मिलाएंगे। चीनी के बाद उसमें गौघृत मिलाएंगे, फिर कपड़ा छन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे। सॉरी, चीनी मिलाकर हम उसकी चाशनी बनाएंगे, फिर उसमें गौघृत मिलाएंगे। फिर गाढ़ा करने पर हम उसमें क्या मिला लेंगे, पीपली चूर्ण वगैरह जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है, फिर उसमें गौघृत मिलाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम शहद मिला के क्या करेंगे, उसको कांच के पात्र में रख देंगे। ठीक है, मात्रा कितनी है, मात्रा है इसकी 4 से 8 तोले, यानी कि 12 ग्राम, ऐसे समझ लो 12 ग्राम, 1 तोला बताइए 12 ग्राम मान लो। ठीक है, रोग अधिकार क्या है, श्वास है, कास है, राजेष्मा है। ठीक है, रक्तपित्त है, पार्श्वचूल है, ये सब इसके रोग अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, च्यवनप्राश अवलेह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है च्यवनप्राश अवलेह बहुत ज़्यादा। तो देखो च्यवनप्राश अवलेह क्या होता है, च्यवनप्राश अवलेह देखो कि इसमें हम क्या क्या लेते हैं। पहले हम दशमूल लेंगे। ठीक है, दशमूल में हम क्या क्या लेंगे, दशमूल में आप बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल ये लेंगे। ठीक है, जितने लघु पंचमूल के द्रव हैं, जितने बृहद पंचमूल के द्रव हैं वो लेंगे, दशमूल लेंगे। ठीक है, उसमें क्या मिलेंगे, जीवनीय गढ़ लेंगे, मुलैठी लेंगे और रिद्धि और वृद्धि लेंगे। ठीक है, तो 21 ये हो गए। 10 देखो इसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स आपके कितने होने चाहिए, होने चाहिए आपके 41। ठीक है, और प्रक्षेप द्रव हैं 8 और हैं, मतलब 41 और 7 प्रक्षेप द्रव हैं। तो देखो कैसे याद करते हैं। देखो हमने पहले लिया दशमूल, जीवनीय गण, मुलैठी और फिर क्या लिया, रिद्धि और वृद्धि। कितने हो गए, 21 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक कोड है इसका, भू करकटी बापू, भू करकटी बापू। भू से क्या हो गया, भू, भू से आम लकी, भूम्या लकी। ठीक है, उसके बाद करकटी क्या हो गया, करकट श्रृंगी हो गया, बापू यानी कि बला। और पू से क्या, बा से क्या हो गया, बला, और पू से क्या हो गया, पुनर्नवा। पुष्कर एला, भू करकटी बापू पुष्कर एला। तो पुष्कर क्या है, पुष्कर मूल हो गया, एला क्या हो गया, एला हो गया, और ला से लाल चंदन। तो कितने इंग्रेडिएंट्स हो गए, 28 इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो क्या हुआ, 21 तो वो थे, कौन कौन से, दशमूल हो गए, जीवनीय गढ़, रिद्धि, वृद्धि और मुलैठी, ये कितने हुए, 21। उसके बाद हमने क्या लिया, भू करकटी यानी कि भूयामलकी, फिर हमने करकटी से लिया करकट श्रृंगी, बापू बला और पुष्कर मूल। फिर हमने क्या लिया, पुष्कर। ठीक है, सॉरी, पू से पुनर्नवा और पुष्कर से पुष्कर मूल, एला से, ए से एला और ला से क्या हो गया, लाल चंदन। नेक्स्ट देखो कानी नाक विवासा, ये दूसरा कोड है कि कानी नाक विवासा। ठीक है, तो कानी से क्या हुआ, का से हुआ काकनाशी। ठीक है, क्या है, काकनाची। ठीक है, काकनाशी। ठीक है, उसके बाद नी से क्या है, नीलकमल। ठीक है, नी से क्या है, नीलकमल। ना से क्या है, नागकेशर। का से क्या है, कचूर। बी से क्या है, विदारीकंद। वासा से वासा हो गया। ठीक है, तो समझ गए, काकनाशी, फिर नी से नीलकमल, नाक से नागकेशर और का से करचूर। ठीक है, उसके बाद विभाषा से क्या है, विदारीकंद और वासा से वासा। ठीक है, पीपली तीसरा कोड है इसका, पीपली गुरु गुड़ हरी द्राक्षा। पीपली पीपली ही रहा, गुरु यानी कि अगुरु हो गया, गुड़ क्या हो गया, गुडूची, हरी क्या हो गया, हरित की, और द्राक्षा तो द्राक्षा ही रहा। ठीक है,
आंवला हम कितने लेंगे, 50 नग लेंगे। अच्छा, इनकी क्वांटिटी एक ही है, ठीक है, क्वांटिटी सबकी एक है, ठीक है, कितनी है, 48 ग्राम, सबकी क्वांटिटी एक है, कितनी हो गई, 48 ग्राम, यानी कि 4 तोला हम लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 केजी 2 ग्राम हो गया, ठीक है, 2 किलोग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद मात्रा देखो क्या होगा, मात्रा 1 तोला या उतना जितना अवरोध ना करे। पहले इसकी विधि देख लेते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। सभी घटक द्रव्यों को क्या करेंगे, आंवले के साथ घोटकर एक बड़े पात्र में रखकर उसमें 8 गुना जल डालकर क्वाथ बनने रख दें। हम उनका क्वाथ कर लेंगे, सारे द्रव्यों को आंवले के साथ घोटकर एक बड़े पात्र में रखकर उसमें 8 गुना जल डालकर उसका क्वाथ बनने रख दे। तत्पश्चात आंवले की पोटली बनाकर उसको उष्ण जल में उबलने छोड़ दें। क्या करेंगे, हम आंवले की पोटली बनाकर उसको उष्ण जल में उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब क्वाथ का जल 1/4 भाग रह जाए, ठीक है, 1/4 भाग ही रह जाए तो उसे कपड़े से छान लें। हमने छान भी लिया। अब इस क्वाथ में कितना 2.5 किलोग्राम यानी कि आधा तोले चीनी मिलाकर चाशनी बनने रख दें। अब चाशनी बनाएंगे। तत्पश्चात उबाले हुए आंवले को छीलकर उसके पल्प को निकालकर यमक यानी कि तिल, यमक क्या है, तिल और गौघृत, याद रखना यमक क्या है, तिल और गौघृत, ठीक है। तो यमक क्या हुआ, तिल और गौघृत में भूने। जब तक आंवला दोबारा से यमक को कढ़ाई में ना छोड़ दे तब तक भूनते रहेंगे, जब तक आंवले को ना छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1 से 2 तार की चाशनी बनने के बाद भुने आंवले के पल्प को उस चाशनी को डालकर थोड़ी देर और पाक करें और फिर से पाक करेंगे। तत्पश्चात चाशनी की कढ़ाई गैस से उतार तुरंत उसमें प्रक्षेप द्रव डालकर ठीक तरह से मिलाएं, ठीक है। क्या करेंगे, ठीक तरीके से फिर मिलाएंगे। फिर क्या करेंगे, जब आंवले पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसमें शहद मिलाकर शीशे के जार में सुरक्षित रख दें, ठीक है। अब आप इसमें देखो प्रक्षेप द्रव क्या डाले हैं हमने। फिर क्या करेंगे, हम इसके प्रक्षेप द्रव देखते हैं कि तिल तेल, ठीक है, तिल तेल है, गौघृत है। तिल तेल कितना है, 300 ml है, गौघृत भी 300 ml लिया, चीनी हमने आधा तोले लिया और शहद हमने 6 तोले लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके ये प्रक्षेप द्रव नहीं थे, ये और द्रव्य थे जो हमने लिए थे, ठीक है, जो इसमें डाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो इसके प्रक्षेप द्रव्य और मात्रा। प्रक्षेप द्रव्य क्या है, इसके प्रक्षेप द्रव्यता मात्रा वंशलोचन 200 ग्राम है। बड़ी पीपली कितनी है, पीपली लिख देना, 100 ग्राम है। वंशलोचन 200 ग्राम है, पीपली कितनी है, 100 ग्राम है। नेक्स्ट देखो दालचीनी छोटी यानी कि चतुर्जातक, ठीक है, चतुर्जातक में क्या आता है, दालचीनी हो गई, छोटी इलायची हो गई, तेज पत्र हो गया और नागकेसर हो गया। तो चतुर्जातक में क्या है, दालचीनी का बोटैनिकल नेम क्या है, साइनेमम ज़ैलियनम, ठीक है। छोटी इलायची यानी एलस साइनेमम कार्डेमोमम, ठीक है। तेजपत्र का क्या है, साइनेमम तांबला, ठीक है। उसके बाद आपका नागकेसर है, नागकेसर का क्या है, मैसुआ फेरिया, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ये 50-50 ग्राम लेंगे, ठीक है। उसके बाद 16वीं शताब्दी की 2 प्रहस्त रसक्रिया कल्पना, 16वीं शताब्दी की 2 प्रहस्त मतलब कि प्रसिद्ध है, जो प्रसिद्ध रसक्रिया कल्पना है वो क्या है देखते हैं। रसा अंजन, रसा अंजन है और रसोत है। फिर नेक्स्ट क्या है, रसा अंजन है, रसोत जिसे कहते हैं, एलुआ यानी कि मौसब्बर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये 2 है जो कि बहुत फेमस कल्पनाएं किसकी, 16वीं शताब्दी की 2 प्रसिद्ध रसक्रिया की जो कल्पना है वो है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इनकी क्या होता है ये, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब हम किसकी बात कर रहे थे, 16वीं शताब्दी की 2 प्रसिद्ध रसक्रिय कल्पनाएं कौन कौन सी है, रसा अंजन है, एलुआ है यानी कि मसब्बर। रसा अंजन 2 जगह आया है, ठीक है। जहाँ अवलेह में आए अगर तो आप रसौत लिख के आएंगे जिसे हम रसा अंजन भी कहते हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें क्या क्या लेंगे, दारू हरिद्रा लेंगे, दारू हरिद्रा की कांड लेंगे, कांड को क्या करेंगे, यफकूट करेंगे, यफकूट करने के बाद हम क्या करेंगे, 16
गुना जल में पाक करेंगे। 1/16 अवशेष क्वाथ मात्रा सदृश गोधूम पाक कर गाढ़ा थाली में फैलाकर धूप में सुखा लेंगे। ये रसांजन होता है। क्या करेंगे, पहले हमने दारू हरिद्रा की क्वाथ ली, ठीक है, उसको यवकूट कर चूर्ण बना लिया। उसके बाद उसे 16 गुना पानी में रात्रि पर्यंत तक भिगाकर मध्यम अग्नि पर क्वाथ कर लिया, यानी कि पाक कर लिया, ठीक है। जब उसमें 1/16 गुना अवशेष रह गया तो हमने क्या किया, क्वाथ मात्र सदृश को गौमूत्र में पाक कर गाढ़ा कर लिया, थाली में फैलाकर, ठीक है, धूप में सुखा लिया। इसे क्या कहते हैं, रसांजन कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो क्या है इसमें कि इसमें आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बताया, हमने गौ दुग्ध की जगह बकरी का दूध लिया है, वो भी 1/4 भाग, ठीक है। उसके बाद इसमें गुड़ क्या है, नेत्रों को बल प्रदान करने वाला। रोग अधिकार क्या है इसका, नेत्र रोग। हमने इसमें क्या क्या लिया, दारू हरिद्रा की कांड ली है, यवकूट किया है और 16 गुना उसमें जल में पाक किया है 1/16 अवशेष रहने पर। फिर क्या है, क्वाथ को सदृश गोधूम डाला है, उसमें क्या करा है, पाक कर गाढ़ा किया, थाली में फैलाकर धूप में सुखा लिया है, कुछ नहीं है। उसके बाद वही है जो थाली में फैलाकर धूप में सुखाया है, वही रसांजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप मौसब्बर, ठीक है, मौसब्बर के बाद आपका घन सत्व देखेंगे, ठीक है। मौसब्बर, मौसब्बर क्या होता है, मौसब्बर यानी कि एलुआ, ठीक है। एलुआ मौसब्बर घटक द्रव हो गए घृत कुमारी के पत्ते। विधि देख लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, 4 स्टेप्स में इसकी विधि है। क्या है ये, पहली बात तो यूनानी चिकित्सा इसको मुसब्बर कहती है, ठीक है, पहली बात तो ये एक इसका पॉइंट हो गया। ये घटक द्रव्य क्या लिया हमने, घृत कुमारी के पत्ते, ठीक है। उसके बाद विधि क्या है, घृत कुमारी के पत्तों को छीलकर पत्र आवरण हटा लें, ठीक है। क्या करा हमने, घृत कुमारी के पत्तों को छीलकर हमने उसमें से क्या करा, पत्र आवरण हटा लें और उसकी मोटी गुत्थी को ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद ऐसा 5 किलो घृत कुमारी की गुत्थी, कितने लेने हैं घृत कुमारी के पत्ते, हमें 5 किलो को एकत्र कर लोहे की कढ़ाई में रखकर चूल्हे पर चढ़ाकर मंदाग्नि पर पाक करें। वही करते हैं हम, मंदाग्नि पर पाक करते हैं। जब अवलेह जैसा गाढ़ा हो जाए तो बड़ी थाली में फैलाकर 10 दिनों तक कड़ी धूप में सुखा लें। क्या करेंगे हम इसे, 10 दिनों तक काय में सुखाएंगे, कड़ी धूप में सुखाएंगे, इसे ही एलुआ कहते हैं, ठीक है। जो दारू हरिद्रा की क्वाथ को हमने करके सुखाया है वो क्या कहलाया, आपका रसांजन कहलाया। वो किसके लिए हितकर है, नेत्रों के लिए। जो घृत कुमारी के पत्तों को सुखा रहे हैं वो क्या है आपका, एलुआ या मुसब्बर। अच्छा, रसांजन का दूसरा नाम क्या है, रसोत है, ठीक है। वर्ण क्या है, स्वरूप इसका कैसा होगा, काला चमकदार, तोड़ने पर आसानी से टूटने वाला होता है, ठीक है। क्या होता है, काला और चमकदार है और तोड़ने पर आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। अनुपान क्या है, गर्म पानी में घोलकर पीना चाहिए। रोग अधिकार है, स्त्री जन्य विकारों का शमन, ठीक है। क्या है, रोग अधिकार है इसका, स्त्री जन्य विकारों का शमन करना है, इसका क्या है, रोग अधिकार है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसमें आ रहा है आपका, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे, ठीक है, घन सत्व की, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, घन सत्व की, ठीक है। थैंक यू।